हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, उस हिमालय से भी गंगा निकलनी चाहिए। हिल रही है दीवारें पर्दों की तरह, मगर शर्त ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर नगर में हर सड़क पर हाथ हिलाती चंद लाशें चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है सूरतें बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में हो कहीं भी आग, बस आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग, बस आग जलनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अलक्षेंद्र मोगरे है। बाय प्रोफेशन में पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर हूं, आकाशवाणी का एक्सपर्ट स्पीकर हूं, नेशनल ट्रेनर हूं और साथ ही साथ दूरदर्शन में एंकर हूं। अपने 15-17 साल के करियर में पब्लिक स्पीकिंग में मैंने जो भी सीखा, आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। आज का ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। आज हम 3 चीजों पे बात करने वाले हैं। पहला, कि हम कभी भी किसी से पहली बार मिलते हैं या फिर स्टेज पर मिलते हैं तो हम हेजिटेट क्यों होते हैं। जब भी हमें पब्लिक स्पीकिंग का मौका मिलता है तो हमारे पैर क्यों कांपने लगते हैं। जब भी हम किसी भी पब्लिक को फेस करते हैं तो जो भी हमने याद किया है, जो भी हमने प्रिपेयर किया है, कभी भी अगर आप ऑफिस प्रेजेंटेशन की बात करते हो, कभी आप स्कूल कॉलेज के प्रेजेंटेशन की बात करते हो, कभी आप किसी नए क्लाइंट से मिलने की बात करते हो, तो आप भूल क्यों जाते हो और इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप कभी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो पहला सवाल होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या फिर जब भी आप स्टेज पर जाते हैं तो आप किस तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे कि लोग आपको सुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और वो कौन से ट्रिक्स हैं जो आपको स्टेज पे एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी दिखाते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को स्टेज पे किसी भी कंटेंट की शुरुआत करने के 5 वो इंपॉर्टेंट तरीके, 5 वो सीक्रेट बताना चाहूंगा इस वीडियो में, कि किस तरह से आप जब भी स्टेज पर जाएंगे तो आप अलग अलग माहौल के हिसाब से, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से, अलग अलग लोगों की ऑडियंस को समझते हुए, अलग अलग लोगों को समझते हुए, अलग अलग ऑडियंस को समझते हुए आप किस तरह से अपने बात को, अपने कंटेंट की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो हम हेजिटेट क्यों होते हैं। इसके 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि हम कभी भी किसी से मिलते हैं तो हमने अपने माइंड में एक ऐसा परसेप्शन बनाया हुआ है कि हमारे लिए एक कोई ना कोई ऐसा आइडल स्पीकर होता है, या कोई ना कोई एक आइडल पर्सनालिटी होता है। चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, चाहे वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, चाहे वो टीचर हो सकता है। वो उतना जितना अच्छा वो बोल रहा है उतना ही अच्छा मैं भी बोलूं, और ये इमेज के साथ जब हम जाते हैं तो हम अपने आप से ओवर एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं। और जब हम इस ओवर एक्सपेक्टेशन के साथ जब भी हम कभी स्टेज पर जाते हैं तो स्टेज पर जाने के बाद हमारे साथ होता यह है कि हमको ये डर लगने लगता है कि कहीं हम उतना अच्छा नहीं बोल पाएंगे तो ऑडियंस हमारे बारे में क्या सोचेगी। इस पर्टिकुलर थॉट के कारण आपके बॉडी में कंपन, यानी कि आप कांपने लगते हैं, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपकी हथेलियों से पसीना आता है, आपकी जबान लड़खड़ाने लगती है, और बहुत सारे ऐसे सिम्टम होते हैं जो आप कभी भी फेस नहीं किए हैं। और अक्सर इस टाइप की ये जो फिजिकल रिएक्शन है आप स्टेज पर ही फेस करते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि आपने जो प्रिपरेशन की है, जो कंटेंट की आपने प्रिपरेशन की है, वो आप स्टेज पर जाने के बाद आप भूल जाते हैं, या फिर उतने बेहतर तरीके से आप नहीं रख पाते हैं अपनी बातों को। तो जब आप अपनी बातों को बेहतर तरीके से ऑडियंस के सामने नहीं रख पाते हैं तो उसका रिजल्ट ये होता है कि आपका प्रेजेंटेशन खराब हो जाता है। और अगर आपका प्रेजेंटेशन खराब होता है तो लोगों का आपको देखने का नजरिया जैसा भी हो, अगर वो इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता है तो वो मेमोरी आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक सेव हो जाती है कि पिछली बार जब आप स्टेज पर गए थे तब आपसे ये गलतियां हुई थी, और अगली बार जब आप स्टेज पर जाओगे तो वो उससे ज्यादा हेजिटेशन होता है। और इसीलिए अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग अपनी मौत से नहीं डरते जितना वो पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि पब्लिक स्पीकिंग या फिर स्टेज फ्राइट दुनिया का सबसे बड़ा डर है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है इंसान का अपनी मौत का डर। तो अगर आप पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को अक्वायर कर लेते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप हर रोज स्टेज पर जाके बोलेंगे, मगर हाँ,
अगर आप एक बार इस स्किल को अक्वायर कर लेते हैं तो अगर 100 दिन में एक बार भी मौका मिलता है और आप कभी भी अपनी बात चाहे 10 लोगों के सामने हो या 1000 लोगों के सामने हो, चाहे वो वीडियो में हो चाहे वो स्टेज पर हो, जब भी आप अपनी बातों को रखते हैं तो लोग आपकी बातों को वैल्यू देते हैं। और जब लोग आपकी बातों को वैल्यू देंगे तो ऑटोमेटिकली लोगों को ये लगने लगता है कि आप एक अच्छे लीडर हैं और ना चाहते हुए भी वो आप पे ट्रस्ट करने लगते हैं। जब आप पब्लिक स्पीकिंग में बार बार अपने प्रोफेशनल करियर में या फिर अपने किसी भी फंक्शन में जब आप बार बार पब्लिक स्पीकिंग फेस करते हैं तो लोग आपसे अट्रैक्ट होने लगते हैं, लोगों को ये लगने लगता है कि आप एक्सपर्ट हैं और लोग आपका सजेशन मांगने लगते हैं। और जब ये दिन आ जाता है, जब आपकी आइडेंटिटी ऐसी बन जाती है कि आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर हो, तो अनकॉन्शियसली लोगों को ये लगने लगता है कि आप एक अच्छे लीडर भी हो। और जब आपको लोग लीडर मानने लग जाते हैं तब आप अपने करियर में कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, अगर लोगों ने यह मान लिया कि आप एक अच्छे लीडर हो तो आपके करियर ग्रोथ को कौन रोक सकता है। दूसरा, हेजिटेशन का ये रीजन है कि हमारे माइंड में अचानक से सारे थॉट एक साथ आते हैं। सपोज करो कि अगर कहीं पे आग लगी है और भागने के लिए एक ही दरवाजा है और जहां पे आग लगी है उस पर्टिकुलर हॉल में 500 लोग हैं और सारे लोग एक साथ भागेंगे तो क्या होगा? पहला तो सारे लोग एक साथ एक दरवाजे से निकल नहीं पाएंगे। दूसरा, अगर मान के चलो निकलने की कोशिश भी करेंगे तो किसी ना किसी को चोट लग जाएगी, किसी ना किसी का इंजरी हो जाएगा, किसी ना किसी को नुकसान हो जाएगा। दोस्तों, यही स्थिति होती है जब सडनली आप किसी से पहली बार मिलते हो, जब आप किसी को एड्रेस करते हो, जब आप अपनी बात रखते हो, जब आप नए लोगों से मिलते हो तो सारे थॉट एक साथ आपके माइंड में अटैक करते हैं और आप उन थॉट को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हो। जब आप अपने थॉट को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हो, स्टेप बाय स्टेप आपको पता नहीं होता है कि कौन सी बात कब बोलनी है, कितना बोलना है और सबसे ज्यादा जरूरी क्यों बोलना है, बोलना भी है या नहीं बोलना है, तब आपका फर्स्ट इंप्रेशन खराब होता है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि अगर आप इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं या फिर आप जनरली भी जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं तब आपका अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का तरीका क्या होना चाहिए। अगर आप इन बातों को अपने ध्यान में रखते हैं तो लाइफ में कभी भी आपके साथ ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन बातों में खराब था या अच्छा था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं कि कभी भी अगर हम किसी से मिलते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई इंसान आपसे मिलता है तो 20 सेकेंड से लेकर 30 सेकेंड का वो छोटा सा टाइम टेन्योर होता है, वो स्लॉट होता है, टाइम स्लॉट होता है जब सामने वाला आपको जज करता है कि वो आपसे दोस्ती करेगा या नहीं करेगा। अगर आप किसी पर भी, अगर आप ग्रुप स्पीकिंग की बात करते हैं, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन, यानी कि जब भी आप किसी को एड्रेस करें, अगर आप पब्लिक में एड्रेस कर रहे हैं, अगर आप इंटरव्यू में हैं, अगर आप ग्रुप स्पीकिंग की बात करते हैं, अगर आप मीटिंग्स की बात करते हैं, तो आपके फर्स्ट वर्ड यानी कि ये फर्स्ट 30 सेकेंड इस तरह से होने चाहिए कि आपकी छवि किसी के भी दिमाग में छप जाए। अगर आप ये चीज कर पाते हैं तो ऑटोमेटिकली सामने वाला आपको घंटों सुनने के लिए तैयार हो जाता है। अगर ये इंप्रेशन अच्छा हो जाए, फर्स्ट 30 सेकेंड इतने अच्छे हो जाए कि सामने वाला आपको सुनने के लिए मजबूर हो जाए, तो ये बात मानिए कि वो आगे भी आपको उस 30 सेकेंड में जो आपने अपनी रेपुटेशन बनाई है, जो आपने ट्रस्ट गेन किया है, उसके बेस पे वो आगे भी आपकी बातों को सुनेगा और सीरियसली लेगा। मगर हमारे साथ दिक्कत ये होती है कि जब भी हम किसी मीटिंग में जाते हैं या जब भी हम ग्रुप स्पीकिंग की बात करते हैं या जब भी हम पब्लिक स्पीकिंग की बात करते हैं तो अक्सर ऐसा देखा गया कि ये पहले 30 सेकेंड ही हम सबसे ज्यादा नर्वस होते हैं, हम सबसे ज्यादा मायूस होते हैं, हम सबसे ज्यादा घबराए हुए होते हैं। इसी समय हमारी हार्ट बीट बड़ी होती है, इसी समय हमारे पैरों में कपकपी छूट रही होती है, इसी समय हमारे हथेलियों में पसीना आ रहा होता है और इसी समय हमारी जबान लड़खड़ा रही होती है। तो दोस्तों,
आज वो सारे ट्रिक्स आप कोशिश करिए कि अगर आप नोट्स बना पाए और आज की इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिले और अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो मैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप वो ट्रिक्स बताने वाला हूं कि ऑटोमेटिकली आप कभी भी किसी से मिलेंगे तो आपका जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट होगा वो हमेशा बेहतर होगा। दोस्तों, स्पीकर्स की पाठशाला एक ऐसा कोर्स है जो आपको एक एक्सपर्ट इन्फ्लुएंसर बनाता है। मेरे पिछले 15-17 साल के अनुभव में नेशनल ट्रेनर बनने की जर्नी में मैंने वो चीज़ें जो मैंने सीखी और जो आपके काम आएगी, जो गलतियां मैंने की, जो रिजेक्शन, जो हंसी मजाक मेरा हुआ, जो रिजेक्शन मुझे फेस करना पड़ा, जो बेइज्जती मुझे सहनी पड़ी, उससे जो मैंने सीख ली वो टैक्टिक्स की, आप कैसे घंटों लोगों को एंगेज करते हो, आप कैसे लोगों को एक्सपर्ट लगते हो, आप कैसे लोगों के बीच में जब अपनी बात रखते हो तो लोग आपकी बातों को वैल्यू देते हैं, आप कैसे लोगों को अच्छे लीडर रखते हो, एक कोर्स में मैंने तैयार की है। ये कोर्स आपके लिए बहुत 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 रिजनेबल प्राइस पे है, बहुत रिजनेबल, जिसमें मैं प्रोफेशनल्स को, जितने भी लोगों को मैंने सिखाया, उन्होंने कहा कि सर इस कोर्स की फीस एटलीस्ट 50,000 होनी चाहिए, मगर हमने इस कोर्स की फीस 10,000 रखी है। और अगर आप आज इस कोर्स में इनरोल होते हैं तो आपको ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ 999 में मिलेगा। 10 डेज का कंप्लीट ये कोर्स है, जिसमें डेफिनेटली मैं आपको ये कमिटमेंट कर सकता हूं कि अगर आप इस कोर्स को लेते हैं और आप ये कोर्स को लेने के बाद आपको लगता है कि ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है, या इसमें जो भी सीक्रेट्स, जो भी फ्रेमवर्क मैंने बनाए हैं, जो भी टूल्स मैं आपको सीक्रेट्स बताऊंगा कि आप कैसे लोगों को इम्प्रेसिव कर सकते हो, कैसे 5 मिनट में लोगों का अटेंशन ले सकते हो, कैसे लोगों को ट्रस्टवर्दी लग सकते हो, कैसे आप अपनी बातों को दमदारी से रख सकते हो और कैसे लोगों को इंस्पायर कर सकते हो। अगर ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और आपको लगता है कि ये कोर्स आपके लिए नहीं है तो विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट मैं आपके पूरे पैसे वापस कर दूंगा। तो इस कोर्स के लिए आप लोग बिल्कुल भी देरी मत करिए। 999 में ये कोर्स मैं आपको दे रहा हूं। मेरे इस पर्टिकुलर कोर्स के चार्जेस 10,000 रुपीज है, मगर ये कोर्स आपको मात्र 999 में मिल रहा है। और अगर आप इसी प्रकार से आगे भी कुछ मोटिवेशनल मेरे वेबिनार्स होते हैं, मैं वेबिनार करता रहता हूं, नेशनल वेबिनार करता हूं, अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप प्लीज 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 मुझे बताइए। मैं अपनी टीम से आपका कोशिश करूंगा कि अगली बार मेरे वेबिनार्स के जो भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के या मोटिवेशनल मेरे वेबिनार्स होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए जानते हैं कि कभी भी अगर आप किसी से मिले और आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का मौका मिल रहा है, चाहे वो इंटरव्यू में हो, चाहे वो स्टेज पर हो, चाहे वो मीटिंग में हो, तो आपको अपने इंट्रोडक्शन में कौन सी बातें ध्यान देनी चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों कि अगर मान के चलिए आप किसी से भी मिलते हैं तो सबको पता है कि आप किस तरह से अपना इंट्रोडक्शन देंगे। आप बोलेंगे माय नेम इज अलक्षेन मोगरे, आई एम फ्रॉम रायपुर एंड आई एम ए पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। जब आप इस तरह से शुरुआत करते हैं तो सामने वाले का ऑलरेडी माइंडसेट होता है और वो आपको अटेंशन नहीं देता है, और जब वो आपकी बातों को अटेंशन नहीं देता है तब आपका इंप्रेसिव इंप्रेशन आप क्रिएट नहीं कर पाते। तो हमेशा ये याद रखिए कि आप कभी भी अपना इंट्रोडक्शन जब भी किसी के सामने दें तो आप अपने पर्सनालिटी के उन डायमेंशंस के साथ शुरुआत करें, या फिर कुछ ऐसा बोलें कि फर्स्ट 30 सेकंड में सामने वाले का अटेंशन आपकी तरफ आ जाए। इसके कुछ तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो यह है कि आप अपने पर्सनालिटी से रिलेटेड कुछ कोट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप मुझसे पूछते हैं कि अगर मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है और एक लाइन में जस्टिफाई करना है या अपनी डेफिनेशन एक लाइन में देनी है, तो मैं ये बोलूंगा कि आई एम नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन हु बिलीव इन स्मार्ट वर्क, आई एम अ पर्सन हु एक्चुअली बिलीव इन हार्ड वर्क। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज अलक्षेन मोगरे। तो ये एक कोट मैंने अपने पर्सनालिटी से रिलेटेड, अपने एटीट्यूड से रिलेटेड, अपने बिहेवियर से रिलेटेड, या जितना मैं अपने बारे में जानता हूं और सबसे जरूरी बात जो मैं अपने बारे में विश्वास करता हूं, मैं उस लाइन से अपना अगर मैं इंट्रोडक्शन चालू करता हूं तो सामने वाला मजबूर हो जाता है मुझे सुनने के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी मैं किसी का इंटरव्यू लेता हूं या जब भी मैं किसी से पूछता हूं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो लोगों में एक्साइटमेंट की कमी होती है। यहां तक कि 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी ये केयर ही नहीं किया कि उनके नाम का मतलब क्या होता है।
ये बहुत अच्छा होगा कि अगर कभी भी आपको अपने नाम का मतलब बताकर आपको किसी के सामने अपनी बात रखनी है तो आप अपने नाम के मतलब से शुरुआत कीजिए। जैसे कि अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मेरा नाम क्या है, तो मैं बोलूंगा अलक्षेंद्र मोगरे। अलक्षेंद्र अलेक्जेंडर का संस्कृत नेम है। ये वही अलेक्जेंडर है जिसने पूरी दुनिया को जीतने की जिद ठानी थी और जिसके नाम के आगे द ग्रेट अलेक्जेंडर लगता है। जब अलेक्जेंडर इंडिया आया था तब आचार्य चाणक्य ने उनका नाम अलक्षेंद्र रखा था। अगर इसको हम समास विग्रह करके बताएंगे तो अलक्षेंद्र का मतलब होता है अ मैन हु नेवर कैन बी टारगेटेड, एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप लक्ष्य नहीं कर सकते। तो ये मेरा नाम का मतलब है। मुझे पता है कि मेरा नाम अलक्षेंद्र बोलने में काफी कठिन है, मगर आई एम श्योर कि जब मैंने आपको अपने नाम का ये मतलब बता दिया तो आप इसे कभी भूलेंगे नहीं, या फिर आप इसे याद रखने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि हाँ, आपको ये नाम क्यों याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कभी भी अगर आप किसी से मिलते हैं सो मेक श्योर कि कम से कम नाम बताते समय आपके फेस पे एक स्माइल होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने फेस पे स्माइल नहीं रखोगे तो आप खुद सोचिए कि कोई मनहूस शक्ल वाले इंसान से क्या आप खुद बात करना चाहेंगे? नहीं। आप कभी भी अपने आप का नाम बताएं तो कम से कम नाम बताते समय अपने फेस पे एक स्माइल रखिए। दोस्तों, स्माइल एक मात्र ऐसी चीज है जो फ्री में है मगर फिर भी हम कंजूसी करते हैं। स्माइल देने के बाद जब आप अपना नाम बताते हैं तो अनकॉन्शियसली सामने वाले को आप लाइकेबल लगते हो। उसको ये पता नहीं चलता है कि उसको आपके ऊपर ट्रस्ट क्यों करना चाहिए, मगर वो आपकी स्माइल और आपके नाम के साथ जो वो मेमोरी जब वो ज्वाइंट होती है और जब उसके माइंड में जब वो पहुंचती है, आपकी बात विद स्माइल पहुंचती है, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि सामने वाले का आपके प्रति रुझान या आपके प्रति आकर्षण या फिर अट्रैक्शन आपकी बातों को सुनने के लिए बढ़ता चला जाता है। तो ये वो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम कभी भी किसी के सामने अपना नाम रखें तो जरूर बताएं। पहली बात तो ये है कि आप अपने पर्सनालिटी से रिलेटेड कुछ कोट डिसाइड कर लीजिए। आप बोल सकते हैं कि आई एम वेरी इंस्पायर्ड विद द ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम हु सेज दैट नेवर लव योर ऑर्गेनाइजेशन, लव योर वर्क। आई पर्सनली बिलीव दैट दिस पर्टिकुलर कोट इज ओनली मेड फॉर मी। आप किसी बड़ी हस्ती या किसी ग्रेट सेलिब्रिटी या किसी लीजेंड की बातों से भी अपने बात की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप अपना इंप्रेशन, एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हो कि हाँ, ये एक एक्सपर्ट इंसान है, ये ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी है और ये एक ऐसा इंसान है जो आने वाले समय में या एक बड़ी टीम को लीड करेगा, इसमें ये कैपेबिलिटी है। क्योंकि लर्निंग एटीट्यूड हमेशा लीडर एटीट्यूड होता है। एल फॉर लर्निंग, एल फॉर लीडर। अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड है तो आप हमेशा लोगों को लगेगा कि आप एक अच्छे लीडर हैं और हमेशा आपकी बातों को प्रेफरेंस दिया जाता है क्योंकि आप ऑलरेडी लीडर हैं। मगर आप ये बोलते हैं कि मैं लीडर हूं तो इससे लोग मानते नहीं हैं। लोग जब ये जज करते हैं कि आपकी बातों में कुछ क्रिएटिव बातें आती है, आपकी बातों में कुछ लर्निंग रिलेटेड बातें आती है, तब आपके नाम के साथ लोगों का फर्स्ट 30 सेकेंड में जो इंप्रेशन है वो इस तरह से जाएगा कि लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं। एक और मिस्टेक मैंने देखा है कि लोग जब भी अपना नाम बताते हैं तो लोग बोलते हैं माई सेल्फ अलक्षेंद्र मोगरे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि माई सेल्फ इटसेल्फ अ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट वर्ड इफ यू आर यूजिंग बिफोर एनी सेंटेंस, इन द स्टार्टिंग ऑफ एनी सेंटेंस। तो कभी भी किसी सेंटेंस की शुरुआत माई सेल्फ से अगर आप करते हैं तो वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो अगर आपको बोलना है अपना नाम तो आप माई सेल्फ ना लगाएं, वहां पे ये बोलिए माई नेम इज अलक्षेंद्र मोगरे या फिर आई एम अलक्षेंद्र मोगरे। दोस्तों, नाम के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आता है वो होता है आपका क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन या फिर आपके वो स्किल जिसके कारण आप चाहते हो कि आपकी आइडेंटिटी बने। आप चाहते हो कि लोग आपको उस पर्टिकुलर स्किल के कारण जाने। आप चाहते हो कि आपको आपके नाम के साथ वो प्रोफेशन जुड़ना चाहिए, वो स्किल जुड़ना चाहिए, आपकी वो क्वालिटी जुड़ना चाहिए जो लोगों के दिमाग में छप जाए। तो कभी भी आप अपने नाम को बताने के बाद
अपनी, या तो आप क्वालिफिकेशन बताइए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी क्वालिफिकेशन बताइए, या फिर अगर आप कोई प्रोफेशनल वकील हैं, आप मेरी तरह आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या फिर आप डॉक्टर हैं, तो आप अपनी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स को बताइए। जैसे कि मैंने बताया, माय नेम इज अलक्ष्य मोरे, बाय प्रोफेशन आई एम नेशनल स्पीकर, आकाशवाणी एक्सपर्ट स्पीकर, दूरदर्शन एंकर। मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में मेरी छवि एक स्पीकर की तरह जाए, आपके दिमाग में मेरी छवि एक पब्लिक इन्फ्लुएंसर की तरह जाए, आपके दिमाग में मेरी छवि इस तरह से पड़े कि आप मेरे पास पब्लिक स्पीकिंग सीखने के लिए आओ। अगर आप डॉक्टर हो तो आप बोल सकते हो कि आई एम अ डॉक्टर, आई एम हैविंग द स्पेशलिटी कि मैं लोगों को हंसते हंसते उनका दर्द कम करना जानता हूं, मैं बिना इंजेक्शन के लोगों का दर्द कम कर सकता हूं। या फिर आप कोई भी, आपको ऐसा लगता हो कि आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी है जो आपके सेम स्ट्रीम के लोगों से आपको अलग करती है, आपके फील्ड के लोगों से आपको अलग करती है, आप एक ऐसी टैगलाइन अपने नाम के बाद जरूर बताइए। अगर आप ये करते हैं तो आप ये देखेंगे कि ऑटोमेटिकली लोगों का आपसे बातों को सुनने का इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है। जब अगर आप मान के चलो आप स्टूडेंट हो और या फिर आप फ्रेशर हो, या फिर कभी भी आपको आपकी कोई क्वालिफिकेशन पूछता है, तो मैंने देखा है कि लोग शुरुआत करते हैं अपने स्कूल से। वो बताते हैं कि प्राइमरी स्कूल में कौन से स्कूल में पढ़ते थे, फिर वो बोलेंगे कि मिडिल स्कूल में कौन से स्कूल में पढ़ते थे, फिर उन्होंने ग्रेजुएशन कहाँ से किया, फिर डिप्लोमा कहाँ से किया, फिर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन कहाँ से किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किया। वो ऐसी पूरी हिस्ट्री बताते चले जाते हैं। आप ये समझिए दोस्तों कि एक बार अगर मान लीजिए आपने चारा फेंका और मछली ने उसको देखा, आपने चारा फेंका और मछली ने उसको देखा और वो उस चारे की तरफ आ रही है, और बीच में अगर आप वो चारा खींच लेंगे तो मछली वहां से चली जाएगी। आपने पहली लाइन में इंटरेस्ट पैदा कर दिया अपना नाम बता के, अपनी क्वालिटी बता के, मगर जब आपको क्वालिफिकेशन की बात आती है और आप पूरी लंबी हिस्ट्री जब आप किसी के सामने बताओगे तो ऑटोमेटिकली वहां से लोगों का रुझान कम होने लगेगा, वहां से इंटरेस्ट कम होने लगेगा। सो मेक श्योर अगर आपसे पूछा ना जाए तो कभी भी अगर आप अपनी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आप अपनी क्वालिफिकेशन में हमेशा अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बताइए। अगर मुझे आप पूछते हैं कि मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, तो मैं बोलूंगा आई एम ग्रेजुएटेड इन मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यहां पे आप कई लोगों को आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं बी किया है मैंने बीकॉम किया है, मैंने एमसीए किया है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब भी आप ऐसे शॉर्टकट में बोलते हो तो ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में एडमायरेबल नहीं होता है। कोई भी इंटरव्यू में या फिर कोई भी मीटिंग में अगर आप प्रोफेशनल मीटिंग में मिलते हैं या फिर आप प्रोफेशनल्स के साथ मिलते हैं तो कुछ कोर्स ऐसे हैं कि सामने वाले को उसका मतलब नहीं पता। अगर आपसे कॉलेज का नाम पूछा जाएगा तो आप बोलते हो जीडी रुंगटा कॉलेज, तो ये जीडी रुंगटा क्या होता है, तो आपको वहां पे बताना पड़ेगा कि घनश्याम दास जी रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो जब आप अपने नाम, स्कूल के नाम को फुल फॉर्म में बताते हो, जब आप अपने कॉलेज के नाम का फुल फॉर्म बताते हो, और साथ ही साथ जब आप अपने कोर्स, चाहे आपने एमबीए किया हो, चाहे आपने बीकॉम किया हो, चाहे आपने बीए किया हो, चाहे आपने एनिमेशन किया हो, या कोई भी कोर्स आपने किया हो, जब आपका फुल फॉर्म बताते हैं और उस फील्ड से रिलेटेड कुछ एक अच्छी बात, एक ऐसी जानकारी आप सामने वाले को देते हो जो और कोई नहीं जानता। सपोज अगर आप मान के चलिए आप एनिमेशन में आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आपने एनिमेशन में ग्रेजुएशन क्यों किया है? आज आने वाले टाइम में एनिमेशन की क्या वैल्यू है, आने वाले टाइम में एनिमेशन की क्या वैल्यू हो सकती है, आज लोगों का एनिमेशन के प्रति रुझान क्यों जा रहा है, आज एनिमेशन किस तरह से लोगों की इनकम में हेल्प करता है। अगर आप ये बातें बोलते हो तो आप ये देखेंगे कि ऑटोमेटिकली लोग आपकी क्वालिफिकेशन में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। अगर आप ये चीजें नहीं करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली सामने वाले के लिए एक लेंथी कंटेंट क्रिएट करते हैं और साथ ही साथ वो बोरिंग भी होता चला जाता है। तो मेक श्योर कि अगर कभी भी आपको ये मौका मिल रहा है कि आप अपनी क्वालिफिकेशन बताइए, तो क्वालिफिकेशन बताने के समय दो बातें का ध्यान दीजिए। पहला तो आप अपने क्वालिफिकेशन में हमेशा अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बताइए। ऐसा नहीं कि आप स्कूल कहाँ किए, फिर कॉलेज कहाँ किए, फिर डिप्लोमा कहाँ किया, आप पूरी जर्नी बता रहे हैं। आपको ये बताना है कि आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कहाँ से की है, आप उसका फुल फॉर्म बताइए। साथ ही साथ उस फील्ड की क्या ऐसी बात है जो आप चाहते हो कि मुझे याद रहे।
अल्टीमेटली आप उस फील्ड की तारीफ नहीं कर रहे हो, आप अपने आप के लिए वो रीजन क्रिएट कर रहे हो कि मैं आपकी तारीफ क्यों करूं। तो ये डिफरेंस होता है कि जब भी आप किसी को अपनी क्वालिफिकेशन बताएं तो इस तरह से बताइए कि सामने वाले के दिमाग में हो जाके बैठ जाए कि हाँ, ये सामने वाला बंदा MBA कर रहा है, BCom कर रहा है, BSc कर रहा है या कुछ भी कर रहा है। इसके बाद दोस्तों थर्ड पॉइंट आता है आपका प्लेस। प्लेस के लिए अगर मान के चलो, कई बार मैंने लोगों का इंटरव्यू लिया, अच्छे वेल क्वालिफाइड PhD होल्डर्स का मैंने इंटरव्यू लिया, और मैं जब उनसे पूछता हूँ कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो सर मैं रीवा से आया हूँ, मैं सतना से आया हूँ, मैं वासेपुर से आया हूँ, मैं धमतरी से आया हूँ, मैं बालोद से आया हूँ। दोस्तों हर किसी को हर जगह का नाम याद नहीं रहता। पर्सनली मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं आपसे पूछूं कि आप कहां से बिलोंग करते हैं, या फिर आपके प्लेस में, नेटिव प्लेस में किसी को कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं होगा कि आप उसको क्यों रीजन दोगे कि सामने वाले को आपके प्लेस के बारे में जानना चाहिए। दोस्तों आपको रीजन क्रिएट करना पड़ेगा कि सामने वाला आपके प्लेस में इंटरेस्ट ले। अगेन अगर आप किसी को भी अपना नेटिव प्लेस बोलते हैं तो आप उसे बोलिए कि आई एम फ्रॉम रायपुर, आई बिलोंग टू रायपुर। अब चूंकि मैं रायपुर से बिलोंग करता हूं तो मैं रायपुर के बारे में अगर मुझे कोई पूछता है कि वेयर यू फ्रॉम, तो मैं बोलूंगा कि आई एम फ्रॉम रायपुर, विच इज एक्चुअली कैपिटल सिटी ऑफ छत्तीसगढ़। इट इज ऑल्सो नोन एज मिनी मुंबई ऑफ छत्तीसगढ़, क्योंकि रायपुर पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मार्केट एरिया है और इसीलिए रायपुर कैपिटल है। रायपुर कैपिटल होने के कारण रायपुर को मुंबई कहा जाता है। दोस्तों साथ ही साथ कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता, मैं साथ ही साथ ये भी बता सकता हूँ कि रायपुर में इंडिया का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट फ्लैग है। इंडिया का सबसे बड़ा तिरंगा झंडा रायपुर के मरीन ड्राइव या फिर तेलीबांधा तालाब में फहराया जाता है। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी एडिशनल इंफॉर्मेशन अपने नेटिव प्लेस के बारे में बताना आना चाहिए जिससे लोग आपके नेटिव प्लेस को याद रखें। अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जब भी आप अपने नेटिव प्लेस के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हो जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता, हो सकता है कि आपका नेटिव प्लेस पॉपुलर हो मिर्ची के लिए, हो सकता है गन्नों के लिए पॉपुलर हो सकता है हरियाली के लिए पॉपुलर हो सकता है हिल स्टेशन के लिए पॉपुलर हो सकता है कि चाट के लिए पॉपुलर हो या पर्टिकुलर दाबेली के लिए या कोई भी ऐसी स्ट्रीट फूड के लिए वो पॉपुलर हो। जैसे कि अगर आप मुंबई गए तो आपने वड़ा पाव नहीं खाया तो आपने क्या खाया। तो आप इस तरह से कुछ ना कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, 2 से 3 इंफॉर्मेशन आप अपने नेटिव प्लेस के बारे में आप रखिए, आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। चाहे आप किसी से ट्रैवल करते टाइम अगर आपसे कोई ट्रेन में भी पूछे तो आप उसको वो इंफॉर्मेशन दीजिए। अगर आप किसी को ये इंफॉर्मेशन देते हैं तो अगेन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप प्लेस की तारीफ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आप सामने वाले को रीजन दे रहे हैं कि वो आपसे बात करने में इंटरेस्ट क्यों ले, या फिर आपकी बातों से वो इन्फ्लुएंस क्यों हो, या फिर आपको एक्सपर्ट क्यों माने। देखा गया है कि अगर आप मान के चलिए इंटरव्यू में है तो इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि आपके स्किल्स क्या हैं, आपके एक्सपीरियंसेस क्या है। तो अक्सर मैंने देखा है लोगों को, खासकर अगर वो फ्रेशर होते हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन में वो बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी हम फ्रेशर हैं, हमने 2 साल ड्रॉप किया, हमको कुछ नहीं आता। तो जब भी आप इस तरह से बात करते हैं तो दोस्तों आपने जो ट्रस्ट जीता है वो सामने वाले की आप वापस आप खोते चले जाते हैं, आपके हाथ से रेत की तरह से वो ट्रस्ट चला जाता है। आप अपने बारे में कोई ना कोई ऐसा टेक्निकल स्किल जो दूसरों से बेहतर आप करते हैं वो आप हमेशा अपने दिमाग में रखिए। आप बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो सकता है, आप लोगों को हंसा सकते हैं, आप कंप्यूटर के मामले में अच्छे हैं, आपका कंप्यूटर स्किल्स अच्छे हैं, आपके टेक्निकल स्किल्स अच्छे हैं, या फिर आपने कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर कोर्स किया है। आप कभी भी अगर अपने स्किल्स की बात करें तो ये हमेशा जरूर बताइए। और आप अपने फील्ड में दूसरों से कैसे बेहतर हैं, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो भी या ना दे रहे हैं तो भी आप अपने फील्ड में कैसे दूसरों से बेहतर हैं आप ये जरूर बताइए। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मेरे अंदर क्या खास बात है, या आप मुझे मेरे एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं, या फिर आप मेरे स्किल्स के बारे में पूछते हैं, तो मैं बोलूँगा कि मैं वो पब्लिक स्पीकर हूँ जो सिर्फ नॉलेज नहीं देता है बल्कि लोगों के पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्मेशन ला के देता है।
ट्रांसफॉर्मेशन लाने के क्या तरीके हैं, कैसे ला के देता हूँ। मैं लोगों को एक्टिविटी बेस्ड सेशंस लेता हूँ, लोगों से कुछ एक्टिविटीज करा लेता हूँ कि आप मेरा अगर एक सेशन भी अगर आप अटेंड करते हो तो सेशन के लास्ट आते तक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होगा कि अगली बार अगर आपको इस तरह से कंडीशन मिलेगी तो डेफिनेटली आप कुछ बेहतर कर पाओगे। या फिर आप में अपने आप में एक नयापन लगता है कि हाँ, अगर मान के चलो मैं बहुत अच्छा नहीं भी कर पाया तो कम से कम मैं उस प्रॉब्लम को मैं अटेंड कर पाऊंगा। तो दोस्तों, आपके अंदर वो ऐसी क्या खास बात है? अगर मान के चलो आप केमिस्ट्री टीचर हो तो आप बोल सकते हो कि मैं केमिस्ट्री टीचर हूं और मेरी खास बात यह है कि मैं केमिस्ट्री में मैं इंटरेस्ट पैदा कर सकता हूं। लोगों को केमिस्ट्री कठिन इसलिए लगता है क्योंकि लोगों का उसको जानने में इंटरेस्ट नहीं आता है। और अगर किसी सब्जेक्ट के लिए किसी स्टूडेंट में अगर इंटरेस्ट आ जाए तो ऑटोमेटिकली वो सब्जेक्ट इजी लगने लगता है। ये मेरी खास बात है। ऐसे ही आप अपने, चाहे आप डॉक्टर हो, वकील हो, प्रोफेशनल हो, बिजनेसमैन हो या आप कुछ जॉब करते हो, तो आप इन बातों का ध्यान दीजिए कि ये बातें आपके माइंड में हमेशा प्रिपेयर होनी चाहिए कि अगर मान के चलो आपसे कोई पूछ ले कि आप कौन से प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, आप क्या काम करते हैं, आपकी क्या स्किल्स हैं, आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, आपकी क्या बेस्ट क्वालिटीज़ हैं, तो कभी भी आपके पास बोलने के लिए 3 से 4 सेंटेंस का जवाब हमेशा रहना चाहिए। भले आप ट्रेन में सफ़र करते हुए किसी अननोन इंसान को ही क्यों ना बता रहे हो, आपके पास आपके स्किल से रिलेटेड, आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड ये बातें ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप स्टेज पर हैं तो स्टेज पर भी कई बार ऐसा मौका मिलता है कि लोग आपसे पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, या फिर अगर आप मान के चलो आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो तो आपको ये बात बताना पड़ेगा कि आप क्यों दूसरों से अलग हो और लोग क्यों मजबूर हो कि आपको घंटों सुने, आपको क्यों वो प्रीमियम चार्जेस दें, क्यों वो 1 घंटे का एक कैंडिडेट आपको 500,000 रुपीज़ पे क्यों करे, ये आपको रीज़न देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दोस्तों, स्पीकर्स की पाठशाला एक ऐसा कोर्स है जो आपको एक एक्सपर्ट इन्फ्लुएंसर बनाता है। मेरे पिछले 15-17 साल के अनुभव में नेशनल ट्रेनर बनने की जर्नी में मैंने वो चीज़ें जो मैंने सीखी और जो आपके काम आएगी, जो गलतियां मैंने की, जो रिजेक्शन, जो हंसी मजाक मेरा हुआ, जो रिजेक्शन मुझे फेस करना पड़ा, जो बेइज्जती मुझे सहनी पड़ी, उससे जो मैंने सीख ली वो टैक्टिक्स की, आप कैसे घंटों लोगों को एंगेज करते हो, आप कैसे लोगों को एक्सपर्ट लगते हो, आप कैसे लोगों के बीच में जब अपनी बात रखते हो तो लोग आपकी बातों को वैल्यू देते हैं, आप कैसे लोगों को अच्छे लीडर लगते हो, एक कोर्स में मैंने तैयार की है। ये कोर्स आपके लिए बहुत 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 रिजनेबल प्राइस पे है, बहुत रिजनेबल, जिसमें मैं प्रोफेशनल्स को, जितने भी लोगों को मैंने सिखाया, उन्होंने कहा कि सर इस कोर्स की फीस एटलीस्ट 50,000 होनी चाहिए, मगर हमने इस कोर्स की फीस 10,000 रखी है। और अगर आप आज इस कोर्स में इनरोल होते हैं तो आपको ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ 999 में मिलेगा। 10 डेज का कंप्लीट ये कोर्स है, जिसमें डेफिनेटली मैं आपको ये कमिटमेंट कर सकता हूं कि अगर आप इस कोर्स को लेते हैं और आप ये कोर्स को लेने के बाद आपको लगता है कि ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है, या इसमें जो भी सीक्रेट्स, जो भी फ्रेमवर्क मैंने बनाए हैं, जो भी टूल्स मैं आपको सीक्रेट्स बताऊंगा कि आप कैसे लोगों को इंप्रेसिव कर सकते हो, कैसे 5 मिनट में लोगों का अटेंशन ले सकते हो, कैसे लोगों को ट्रस्टवर्दी लग सकते हो, कैसे आप अपनी बातों को दमदारी से रख सकते हो और कैसे लोगों को इंस्पायर कर सकते हो। अगर ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और आपको लगता है कि ये कोर्स आपके लिए नहीं है तो विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट मैं आपके पूरे पैसे वापस कर दूंगा। तो इस कोर्स के लिए आप लोग बिल्कुल भी देरी मत करिए। 999 में ये कोर्स मैं आपको दे रहा हूँ। मेरे इस पर्टिकुलर कोर्स के चार्जेस 10,000 रुपीज़ है, मगर ये कोर्स आपको मात्र 999 में मिल रहा है। और अगर आप इसी प्रकार से आगे भी कुछ मोटिवेशनल मेरे वेबिनार्स होते हैं, मैं वेबिनार करता रहता हूँ, नेशनल वेबिनार करता हूँ, अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप प्लीज़ 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 मुझे बताइए। मैं अपनी टीम से आपका कोशिश करूंगा कि अगली बार मेरे वेबिनार्स के जो भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के या मोटिवेशनल मेरे वेबिनार्स होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं लोगों के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में।
अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी आप किसी से मिलते हो तो पहली बार में ही आप मान के चलिए आपको 90% लोग आपको पूछते हैं कि आपके फैमिली में कौन है, आपके फादर क्या करते हैं, आपकी मदर क्या करती हैं। अगर आप आप लड़की देखने भी जा रहे हैं तो ये कॉमन सवाल होता है, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो भी ये कॉमन सवाल होता है। मगर यहाँ पे मैंने ऐसा देखा कि ज़्यादातर लोग अपने फैमिली के सीक्रेट्स खोल देते हैं। ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि मेरी बहन कुछ नहीं कर रही है, मेरे घर पे फाइनेंशियल इशू है, मेरे पापा छोटा मोटा जॉब करते हैं। तो दोस्तों कभी भी अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स को अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सो मेक श्योर, या फिर आप किसी को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सो मेक श्योर आपको ये ध्यान देना है कि पहले इंप्रेशन में कभी भी जाने अनजाने भी आप कभी किसी की बुराई मत करिए। आप अपने फैमिली मेंबर की बुराई मत करिए। आप किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप अपने ऑफिस कलीग्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप अपने डाउनलाइंस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसा देखा गया कि पेरेंट्स अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, या फिर वो कुछ ना कुछ ऐसी लैकिंग बोलते हैं कि आज के लिए मोबाइल में लगा रहता है, आज के लिए दोस्तों के साथ ज़्यादा घूमता है। तो दोस्तों आपने अपने बच्चे को इस तरह से इंट्रोड्यूस तो कर दिया, मगर जो अफेक्शन आपके बच्चे का आपके प्रति था वो वहाँ से कम हो जाता है और वो आपका ट्रस्ट चला जाता है। क्योंकि दोस्तों हमारा सबकॉन्शियस माइंड कुछ इस तरह से प्रोग्राम किया गया है, या फिर एक छोटा बच्चा भी पैदा होता है तो उसको हमेशा अटेंशन चाहिए होता है। अगर आप एक बच्चे को अटेंशन नहीं देते हो तो वो रोने लगता है। इवन वो न्यू बॉर्न बेबी जब अटेंशन के लिए रोने लगता है तो आप ये समझिए कि अगर आप किसी को भी इंट्रोड्यूस करते टाइम जब भी आप उसको ह्यूमिलिएट करते हैं तो आप कभी भी एक अच्छी पर्सनालिटी कंसिडर नहीं किए जाएंगे। आप हमेशा अपने फैमिली इश्यूज के बारे में, फाइनेंशियल इश्यूज के बारे में, हेल्थ इश्यूज के बारे में, या फिर आप अपने करियर इश्यूज के बारे में कम से कम पहली बार डिस्कस करने से बचिए, क्योंकि किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। मगर मैं आपको बता दूं कि लोग आपसे नेगेटिव बातें करना, आपकी लाइफ के नेगेटिव चैप्टर्स को जानने में हमेशा ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं। मगर आपको अपने आप में संयम रखना पड़ेगा कि कभी भी आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आप अपने सीक्रेट्स रिवील ना करिए। इसके बाद हम बात करते हैं हॉबीज की। अगर मान के चलो कभी आपको ऐसा मौका मिलता है कि आप अपनी हॉबीज किसी को बताइए, खासकर इंटरव्यूअर आपको पूछता है कि आपकी व्हाट आर योर हॉबीज, तब आप बताते हो कि लिसनिंग म्यूजिक, वॉन्डरिंग विद माई फ्रेंड्स, या फिर प्लेइंग क्रिकेट आर माई हॉबी। जब आप ऐसे इररिलेवेंट हॉबी बताते हैं तो सामने वाले का आपसे इंटरेस्ट कम होता है। हमेशा याद रखिए दोस्तों, आपको हमेशा अपनी हॉबीज ऐसे बताना है जो आपकी एक प्रोग्रेसिव एटीट्यूड को शो करे, जिससे लगे कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो आने वाले समय में कुछ बड़ा करने का ड्रीम रखते हैं। तो वो हॉबीज क्या हो सकती है? आप बोल सकते हैं कि मुझे सीखना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बुक रीडिंग बड़ी अच्छी लगती है, मुझे मोटिवेशनल वीडियोस देखना बड़ा अच्छा लगता है, मेरे फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर कौन है, आपने रिसेंटली कौन सी बुक पढ़ी, आपने अपने स्पिरिचुअल अर्निंग के लिए क्या किया, आपने मेडिटेशन के बारे में आप बात करिए कि आप मेडिटेशन करते हैं, या फिर आप बात करिए कि आप नई चीज़ें पढ़ते हैं, या फिर आपको नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है। तो जब भी आप इस तरह से अपनी हॉबी बताते हैं, भले वो ना भी हो, मगर जब भी आप अपनी इस तरह से हॉबी बताते हैं तो सामने वाले को आप ज़्यादा ट्रस्टवर्दी और ज़्यादा एजुकेटेड लगते हो। कभी भी हम ऐसी हॉबीज बताते हैं जिसका कोई भी रिलेशन नहीं होता है, मगर वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन अक्सर खराब कर देता है। यंगस्टर्स को अगर आप पूछोगे कि आपकी क्या हॉबी है तो वो बोलते हैं मुझे पबजी खेलना अच्छा लगता है, मुझे नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखना अच्छा लगता है, मुझे अमेजॉन पे सीरीज देखना अच्छा लगता है। या फिर जब भी वो ऐसी बातें करते हैं खासकर यंगस्टर, तो उनके ऊपर से जो ट्रस्ट आना चाहिए, या फिर वो जो रीज़न होता है कि आप कभी भी किसी से इंटरव्यू में मिल रहे हैं और इंटरव्यू में मिलने के बाद इंटरव्यूअर क्यों आपको हायर करे, वो रीज़न आप खो देते हो, क्योंकि इंटरव्यूअर आपको इन्हीं पॉइंट्स पे जज कर रहा है, आपकी पर्सनालिटी को जज कर रहा होता है। इसके बाद दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ। दोस्तों स्ट्रेंथ बताने के समय लोग बोलते हैं कि मैं जिम में 50 किलो वजन उठा सकता हूँ, मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं 5 किलोमीटर वॉक कर सकता हूँ। तो दोस्तों वो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, मगर आप ये मान के चलिए आपको स्ट्रेंथ बताते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अगर आप किसी को अपनी स्ट्रेंथ बताएं तो स्ट्रेंथ में आप सामने वाले को ये बताइए कि वो किस इंटरेस्ट का इंसान है और आपको क्या अपनी स्ट्रेंथ बतानी है। अगर मान के चलो सामने वाला पूछने वाला आपसे टीचर है तो आप बोल सकते हो कि मुझे पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो टीचर इंसान है, वो ऐसे प्रोफेशन से है जो
पढ़ता है, पढ़ाता है, और जब आप उसको बोलते हो कि मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं घंटों बैठ के पढ़ाई कर सकता हूँ, या फिर पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड मैंने बहुत अच्छी बुक्स पढ़ी है और मैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ, तो जब आप इस तरह से अपनी स्ट्रेंथ बताते हैं तो आप सामने वाले से ज़्यादा फेमिलियर लगते हैं। वहीं अगर मान के चलो कोई आपसे पूछता है कि आप, अगर कोई लॉयर आपसे पूछता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो लॉयर एक ऐसा प्रोफेशन है या फिर जहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है या फिर लोगों से मिलना जुलना बहुत ज़रूरी है, तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं कि मैं लोगों को बहुत आसानी से मैं उनका भरोसा जीत सकता हूँ, क्योंकि लॉयर का भी यही काम है, डॉक्टर का भी यही काम है। अगर आप इन प्रोफेशंस के लोगों से आप मिलते हैं और जब आप अपनी स्ट्रेंथ इस तरह से बताते हैं जो सामने वाले में कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी पैदा करे, तो आप दोनों के बीच में एक कनेक्शन बनता है जिससे सामने वाले से आपका जो ट्रस्ट है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता चला जाता है। दोस्तों, इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर योर वीकनेसेस, आपके वो कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो कौन सी पॉइंट्स हैं जिसके कारण आपकी लगता है कि आपकी अपने अंदर कमियां हैं, और आप वहां पे बोलते हो कि आई एम वेरी एंग्री यंग मैन, मैं अपने घर पे तोड़ फोड़ मचा देता हूँ, मैंने कॉलेज टाइम में 10 लोगों को पीटा है, या ब्ला 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 ब्ला। या फिर आप अपनी वीकनेस बताते हो कि मैं बहुत ज़्यादा लेजी हूँ, मैं टाइम पे काम नहीं करता हूँ, या फिर आप बोलते हो कि मुझे बुक पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ये मुझे लगता है ये मेरी वीकनेस है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं। अगर आप अपनी वीकनेस भी बता रहे हैं तो आप अपनी वीकनेस को इस तरह बताइए कि वो आपकी स्ट्रेंथ है। अगर आपको लगता है कि आप लेजी हैं तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि कई बार लोगों को लगता है कि मैं लेजी हूं, मगर मैं अपने काम को बेहतर तरीके से करना चाहता हूं और इसमें मैं ज़्यादा समय देता हूं, इसलिए मुझे काम को करने में समय ज़्यादा लगता है, इसलिए लोगों को लगता है कि मैं लेजी हूं, मगर इसका रिजल्ट ये होता है कि मेरा काम बेहतर होता है। मैं बहुत अच्छे से परफेक्शन के साथ काम करता हूं क्योंकि मुझे परफेक्शन के साथ काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप कभी भी अपनी वीकनेस बताएं तो इस तरह से बताइए कि वो सामने वाले को आपकी स्ट्रेंथ लगनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर बात आपने बोली है वो कहीं ना कहीं आपकी एक स्ट्रेंथ है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको अभी तक का जितना भी सेशन हमने किया वो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो चलिए जानते हैं कि कभी भी अगर आप स्टेज पर जा रहे हैं तो वो कौन से तरीके हैं जिसके कारण आपका फर्स्ट इंप्रेशन स्टेज पे इस तरह से होगा कि लोग आपको सुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे, लोग आपकी बातों में इंटरेस्ट लेंगे। दोस्तों, स्पीकर्स की पाठशाला एक ऐसा कोर्स है जो आपको एक एक्सपर्ट इन्फ्लुएंसर बनाता है। मेरे पिछले 15-17 साल के अनुभव में नेशनल ट्रेनर बनने की जर्नी में मैंने वो चीज़ें जो मैंने सीखी और जो आपके काम आएगी, जो गलतियां मैंने की, जो रिजेक्शन, जो हंसी मजाक मेरा हुआ, जो रिजेक्शन मुझे फेस करना पड़ा, जो बेइज्जती मुझे सहनी पड़ी, उससे जो मैंने सीख ली वो टैक्टिक्स की, आप कैसे घंटों लोगों को एंगेज करते हो, आप कैसे लोगों को एक्सपर्ट लगते हो, आप कैसे लोगों के बीच में जब अपनी बात रखते हो तो लोग आपकी बातों को वैल्यू देते हैं, आप कैसे लोगों को अच्छे लीडर लगते हो, एक कोर्स में मैंने तैयार की है। ये कोर्स आपके लिए बहुत 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 रिजनेबल प्राइस पे है, बहुत रिजनेबल, जिसमें मैं प्रोफेशनल्स को, जितने भी लोगों को मैंने सिखाया, उन्होंने कहा कि सर इस कोर्स की फीस एटलीस्ट 50,000 होनी चाहिए, मगर हमने इस कोर्स की फीस 10,000 रखी है। और अगर आप आज इस कोर्स में इनरोल होते हैं तो आपको ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ 999 में मिलेगा। 10 डेज का कंप्लीट ये कोर्स है जिसमें डेफिनेटली मैं आपको ये कमिटमेंट कर सकता हूं कि अगर आप इस कोर्स को लेते हैं और आप ये कोर्स को लेने के बाद आपको लगता है कि ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है, या इसमें जो भी सीक्रेट्स, जो भी फ्रेमवर्क मैंने बनाए हैं, जो भी टूल्स मैं आपको सीक्रेट्स बताऊंगा कि आप कैसे लोगों को इम्प्रेसिव कर सकते हो, कैसे 5 मिनट में लोगों का अटेंशन ले सकते हो, कैसे लोगों को ट्रस्टवर्दी लग सकते हो, कैसे आप अपनी बातों को दमदारी से रख सकते हो और कैसे लोगों को इंस्पायर कर सकते हो। अगर ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और आपको लगता है कि ये कोर्स आपके लिए नहीं है, तो विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट मैं आपके पूरे पैसे वापस कर दूंगा। तो इस कोर्स के लिए आप लोग बिल्कुल भी देरी मत करिए। 999 में ये कोर्स मैं आपको दे रहा हूँ। मेरे इस पर्टिकुलर कोर्स के चार्जेस 10,000 रुपीज है, मगर ये कोर्स आपको मात्र 999 में मिल रहा है। और अगर आप इसी प्रकार से आगे भी कुछ मोटिवेशनल मेरे वेबिनार्स होते हैं, मैं वेबिनार करता रहता हूँ, नेशनल वेबिनार करता हूँ, अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप प्लीज़ 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 मुझे बताइए। मैं अपनी टीम से आपका
कोशिश करूंगा कि अगली बार मेरे वेबिनार्स के जो भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के या मोटिवेशनल मेरे वेबिनार्स होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको देने की कोशिश करूंगा। अगर आप कभी भी अपने आपको स्टेज पे, चाहे वो आप 100 लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हो या 1000 लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो कौन सी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको 2 मिनट में, शुरुआत के 2 मिनट में ध्यान देनी चाहिए, जिसके कारण आपको लोगों का अटेंशन मिलेगा, जिसके कारण लोग आपको वैल्यू करेंगे। आइए वो जानते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कभी भी आप स्टेज पर जाएं तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि लोग आपको शुरुआत के 20 से 30 सेकंड में आपको जज करते हैं। तो जब लोग आपको जज करते हैं तब वहां पे आपका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। ये पावरफुल इम्पैक्ट लाने के लिए अगर आप वीर रस से ओत प्रोत अगर कोई कविता बोलते हो तो आप हमेशा एक अच्छे स्पीकर कंसिडर किए जाते हो। मगर इट्स ओके अगर आप कुछ मोटिवेशनल लाइंस यूज कर सकते हो, एक शायरी के साथ स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने श्री दुष्यंत कुमार सर की कविता मैंने कही आप लोगों के सामने, तो ये कहीं ना कहीं एक पावरफुल इम्पैक्ट आता है। अगर मान के चलो आप एक किसी की शादी का संगीत का प्रोग्राम चल रहा है या फिर आप कोई ऐसा इवेंट है, पिकनिक का इवेंट है, तो वहाँ पे आप कुछ कॉमेडी शायरी से स्टार्ट कर सकते हो, कुछ रोमांटिक शायरी से अपनी बात का शुरुआत कर सकते हो, ताकि आप माहौल को थोड़ा सा इंगेजिंग बना पाओ, लोग आपसे इंगेज हो, लोग आपकी बातों में से थोड़ा सा हल्का महसूस करें और थोड़ा सा उनका जो मूड है वो जॉली नेचर में जाए, जॉली थोड़ा सा फन के लिए वो थोड़े से एक्साइट हो। इसके अलावा दोस्तों आप कविता के अलावा शायरी बोल सकते हो, और इसका दूसरा तरीका है कि आप कोई स्टोरी से शुरुआत करते हो। स्टोरी से शुरुआत करने का तरीका यह है कि कभी भी आप पूरी स्टोरी मत बोलिए, स्टोरी से आप एक सस्पेंस क्रिएट करिए। सस्पेंस क्रिएट करने के बाद आप अपनी बात को रखिए, अपना इंट्रोडक्शन रखिए कि मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस करिए, और इंट्रोड्यूस करने के बाद आप फिर से वही स्टोरी को आप कंटिन्यू करिए। मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा कि अगर मान के चलिए आप बोल रहे हैं कि दूर गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था और ब्राह्मण की लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ी थी। प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि वाइफ उससे कंप्लेन करने लगी और उसके लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ने से, फैमिली प्रॉब्लम बढ़ने से उसने डिसाइड किया कि मैं शहर जाऊंगा, अपना नाम कमाऊंगा और मेहनत करूंगा। तो दोस्तों मेरा नाम लक्ष्येंद्र मोगरे, बाय प्रोफेशन में पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर हूं, नेशनल स्पीकर हूं, आकाशवाणी का एक्सपर्ट स्पीकर हूं, दूरदर्शन का एंकर हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपके जीवन में एक इंसिडेंस, एक बुरा इंसिडेंस बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो मैं बात कर रहा था आपसे उस ब्राह्मण की जो अपनी लाइफ में परेशान था और वो शहर जाने के लिए तैयार होता है, और उसके बाद आप अपनी स्टोरी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दूसरा तरीका है, मगर स्टोरी अगर आप मान के चलिए शुरुआत में सिर्फ स्टोरी बोलते चले जाते हैं तो वो इंगेजिंग नहीं होगी। आपको मेक श्योर कि जब भी आप कभी किसी स्टेज पे अगर आप स्टोरी से शुरुआत कर रहे हैं तो आप कुछ बोलिए, सस्पेंस क्रिएट करिए, फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, फिर वापस आप स्टोरी पे आइए और स्टोरी को कंटिन्यू करिए, और फिर आप जो बोलना चाहते हैं उस पर आप बात करिए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है कि अगर मान के चलो आप एक ऐसे इवेंट में हो जहाँ पे आपको लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करना है कि वो थोड़ा सा मस्ती के मूड में आ जाए, तो आप सिंगिंग से भी स्टार्ट कर सकते हो। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको बहुत अच्छा सिंगर होने की ज़रूरत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी बेसुरी आवाज़ में या आपकी जैसी आवाज़ है उसी तरह से आप 2 लाइन आप सिंगिंग करिए, और सिंगिंग करने से अगेन आपका लोगों का अटेंशन मिलेगा, उनको ये आएगा अंदर से कि मुझे आपको सुनना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्टेज पे जब भी आप जाते हो तो लोग कभी भी सलमान खान को हमेशा स्टेज पे देखना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ही इज अ सेलिब्रिटी। मगर जब आप एक कॉमन मैन की तरह जब आप स्टेज पे जाते हो तो आप जब एक अच्छी शुरुआत करते हो तो आपसे इन्फ्लुएंस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं लोगों के, क्योंकि हम लोग हमेशा किसी से इंस्पायर होने के लिए अपने जैसे इंसान की तलाश करते हैं। अगर मान के चलो आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, स्टेज पे मुझसे गलतियाँ होगी, मैं आपको बता दूं दोस्तों ये वो गलतियाँ हैं जो आपको लोगों का ट्रस्ट दिलवाती है। वो ये बताती है कि आप एक जेन्युइन इंसान है, आप जो भी बोल रहे हो सच बोल रहे हैं, वो दिल से बोल रहे हैं और आपकी बातों में ट्रुथ है। तो कभी भी आपको अंडर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं कि मैं बहुत अच्छा नहीं गाता हूँ और मैं गा के अगर शुरुआत करूंगा तो मेरा इंप्रेशन खराब होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इवन आप जितना खराब गाएंगे लोग आपसे उतना ज़्यादा एंगेज होंगे।
क्योंकि आपने कुछ शुरुआत तो की और हमेशा पब्लिक उसको एडमायर करती है। मगर ऐसा देखा गया कि अगर मान के चलो आपको सडनली बोला जाए कि आप चुटकुला कहिए या आप 2 लाइन गाइए, तो यूजुअली हम हेजिटेट होते हैं। बट मैं आपको बता दूं, अगर आप दिल खोल के अगर गाएंगे या आप दिल खोल के अपनी बातें अगर लोगों के सामने रखेंगे, भले लोगों को हंसी आए या लोग उसका मजाक उड़ाएं, मगर मैं आपको बता दूं ये आपकी विक्ट्री की ये फर्स्ट स्टेप होता है, ये वो सक्सेस की चाबी होती है जहाँ से आप लोगों का अटेंशन ग्रैब करते हो और लोगों को एंगेज करते हो। तो कभी भी अगर आपको स्टेज पे ऐसी बातें बोलने का मौका मिले या 2 लाइन गा के ही शुरुआत करने का मौका मिले, तो कभी भी आप उससे हेजिटेट मत होइए। कोई फैक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर मान के चलो आप चाहते हो कि आपके पर्सनालिटी का इंप्रेशन इस तरह से हो कि लोग आपको समझें कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान हो, या आप किसी को अपने नॉलेज से इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, अपने पब्लिक को, अपने ऑडियंस को, या फिर आप ग्रुप स्पीकिंग या मीटिंग्स में कभी भी अगर आपको प्रेजेंटेशंस का मौका मिलता है, तो किसी भी फैक्ट से अपनी बात की शुरुआत करना हमेशा एडमायर किया जाता है। अगर मान के चलिए आप किसी भी मीटिंग में कोई फैक्ट से, जैसे सपोज करो आप मार्केटिंग फील्ड से हैं और आपको अपना प्रेजेंटेशन देना है, तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं कि आज कोरोना के कारण 80% इंडस्ट्रीज है जो डाउनफॉल देख रही है, मगर हमारी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं अगर दूसरे इंडस्ट्री का 55% रिडक्शन है, तो हमारी इंडस्ट्री सिर्फ 35% रिडक्शन देख रही है। हमारे लॉसेस मात्र 35% है। तो जब भी आप ऐसे फैक्ट से बात करते हो तो आप एक नॉलेजेबल पर्सनालिटी लगते हो, और वो एम्बियंस जो लोग आपको सुनने के लिए बैठे हैं वो आपसे एक्चुअली यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो फैक्ट से अपनी बातों की शुरुआत करना एक अलग इंप्रेशन जाता है। और एक तरीका है कि लोग आज जिसको भूलते चले गए हैं वो ये है कि अगर मान के चलिए आप किसी संस्कृत के दोहे से या संस्कृत के श्लोक से या शास्त्रों की बातों से अगर आप अपनी बातों की शुरुआत करते हो, अपने स्पीच की शुरुआत करते हो, तो हमेशा वो एक ऐसा इंप्रेशन डालता है कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करने के लिए वो इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली आपसे लोग रिस्पेक्ट देंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, और उस शास्त्रों की बातें जो लगभग लोगों के दिमाग से जा चुकी है, अगर आप ऐसे श्लोक से, दोहे से, कबीर के दोहे से, रहीम के दोहे से, या कोई भी ऐसी शास्त्रार्थ बातों से अगर आप अपने कंटेंट की शुरुआत करते हो, तो हमेशा आपको एक अच्छा इन्फ्लुएंसर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। दोस्तों, एक ऐसा मेथड है जो मैं बोलूँगा कि बहुत 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 रिस्की है। इसका नाम है होहम मेथड। अगर आप होहम मेथड की बात करते हैं, तो कभी भी अगर मान के चलिए आप पब्लिक में जा रहे हो, और होहम मेथड यानी कि होता है कुछ उल्टा पुल्टा करना। जैसे कि मैंने एक बार स्पीच दिया था, मैंने एक डिबेट कंपटीशन में स्कूल टाइम में पार्टिसिपेट किया था, और डिबेट कंपटीशन का टॉपिक था कि भारत का विखंडन हमारे देश के लिए कितना ज़्यादा भारत का विखंडन हमारे देश के लिए की प्रगति के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है या नुकसानदायक है। तब मैंने वहाँ पे एक गुल्लक लिया था। गुल्लक में मैंने तिरंगे का कलर मैंने किया था, ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन मैंने कलर किया था, और मैंने ऑडियंस को दिखाया था कि दिस इज आवर कंट्री, यह है हमारा इंडिया, और पब्लिक के सामने मैंने उसको फोड़ा और मैंने कहा कि ये रहा उसका विखंडन। जैसे एक गुल्लक के टूटने से उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती, उसकी स्ट्रेंथ चली जाती है, ऐसे ही हम एक ऐसी कंट्री को तोड़ने की बात कर रहे हैं जहाँ पे आप एक यूनिटी को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग आपस में इस देश की प्रगति के लिए हमेशा से ही एक दूसरे की हेल्प करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। दोस्तों, होहम मेथड अक्सर रिस्की होता है। रिस्की इसलिए होता है कि अगर आपने कुछ भी उल्टा पुल्टा स्टेज पे किया, और अगर मान के चलो आप उसको अपने मेन कंटेंट से अगर मान के चलिए आप उसको रिलेट नहीं कर पाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन खराब हो जाएगा, और कभी भी ऑडियंस का जो माइंडसेट है, आप हंसी के पात्र बन सकते हैं, और आपके ऊपर ट्रस्ट वाला माइंडसेट आप कभी भी ऑडियंस का ले नहीं पाएंगे। अगर ऐसे ही एक बार की बात है कि मुझे हेलमेट के इंपॉर्टेंस पे बोलना था, तो मैंने कांच का गिलास लिया और मैंने कहा कि ये रहा आपका सर, और फोड़ दिया, कांच का गिलास को छोड़ दिया। जब वो फ्लोर पे गिरा तो वो चकनाचूर हो गया। उसके बाद मैंने बोला अगर आप हेलमेट नहीं लगाएंगे तो ये होगी उसकी दुर्दशा। दोस्तों, होहम मेथड अक्सर रिस्की होता है, मगर मैंने अक्सर ये होहम मेथड को इस तरह से कोशिश किया है बताने का कि अगर मान के चलिए आप इसमें
इस मेथड को एडॉप्ट कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको मेन कंटेंट से रिलेट करो, या जो भी आपने उटपुटान चीजें स्टेज पर की है उसको अगर आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे मेन कंटेंट से, मेन बॉडी से, या फिर जो भी आप अपना मैसेज देना चाहते हो ऑडियंस को, अगर आप वो नहीं कर पाओगे तो आपसे कभी भी आपका इंप्रेशन खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आज का आई होप दोस्तों कि आज के इस वीडियो में फर्स्ट इंप्रेशन में, चाहे आप इंटरव्यू पे हो, चाहे आप पब्लिक स्पीकिंग पे हो, अगर आप स्टेज पे बोल रहे हो तो वो कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके इंट्रोडक्शन को, आपके फर्स्ट इंप्रेशन को इंपॉर्टेंट बनाती है, ये मैंने आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में आपको बताया है। तो दोस्तों कुछ इन पंक्तियों के साथ मैं आज का इस वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा कि हर जर्रा जमी का तूफान होता है, हर जर्रा जमी का तूफान होता है, औरों के काम आए वही इंसान होता है, पर्वतों को काट कर बनती सदा राहें, पर्वतों को काट कर बनती सदा राहें, कर्म साधनारत इंसान ही भगवान होता है, कर्म साधनारत इंसान ही भगवान होता है। मंजिल आपकी, कारवां आपका, पंख फैला दो, सारा आसमान आपका। थैंक यू सो मच।